स्टूडेंट्स, विश्व गुरु क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वबल, गुरुत्वीत्वरण और गुरुत्वाकर्षण के संबंध में जो न्यूटन का नियम है उसके बारे में पढ़ा था। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं और उन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैं चाहूँगा कि आप लोग पहले प्लेलिस्ट में जाइए। क्लास 9th फिजिक्स के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है और उस प्लेलिस्ट में आप पहले गुरुत्वाकर्षण वाला वीडियो देखिए, उसके बाद में आप इस वीडियो को देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो देखिए, फिर भी मैं बता देता हूँ थोड़ी छोटी मोटी बातें कि अगर हम मान लेते हैं कि एक पिंड है जिसका द्रव्यमान है m1, एक पिंड है जिसका द्रव्यमान है m2 और ये दोनों ही पिंड एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हैं, क्या होगा उस स्थिति में? इनके बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होगा Gm1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ये न्यूटन का जो है गुरुत्वाकर्षण के संबंध में नियम है। यहाँ पर r है दोनों पिंडों के गुरुत्व केंद्र के बीच की दूरी, m1 m2 इनके द्रव्यमान है, g होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब यहीं पे क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि एक पिंड है हमारी पृथ्वी, तो ये इसका द्रव्यमान हो गया me। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा me का मतलब है पृथ्वी का द्रव्यमान, यानी कि मास ऑफ अर्थ, पृथ्वी का द्रव्यमान। ठीक है, ये है आपका पृथ्वी का केंद्र। एक समीप में ही कोई दूसरा पिंड मान लेते हैं जिसका द्रव्यमान है स्मॉल m। क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण क्या कहता है कि ब्रह्मांड के प्रत्येक दो पिंड एक दूसरे पर एक आकर्षण बल आरोपित करते हैं, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो क्या होगा, पृथ्वी और इस पिंड के बीच में एक गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, यानी ये जो पिंड होगा वो क्या करेगा, ये जो पिंड होगा वो पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करेगा और पृथ्वी जो है वो इस पिंड को अपनी ओर आकर्षित करेगी। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये है F बल, तो ये जो पृथ्वी है वो इसको F बल से अपनी ओर खींचेगी और ये जो पिंड है ये भी पृथ्वी को F बल से अपनी ओर खींचेगा। तो इस तरह से जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को फॉलो करता है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये हो गया पृथ्वी का केंद्र, ये है पृथ्वी की सतह पर स्थित कोई बिंदु और ये है पृथ्वी का केंद्र। पृथ्वी की सतह और पृथ्वी के केंद्र के जो बीच की दूरी होगी वो हो जाएगी RE। RE का मतलब हो गया, यहाँ पे लिखे दे रहा हूं मैं, RE का मतलब है रेडियस ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की त्रिज्या। तो ये हो गई पृथ्वी की त्रिज्या। अब ये जो पिंड है वो पृथ्वी की सतह से कुछ ऊपर है। देखो मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है ना वो लगभग 6400 किलोमीटर के आसपास है। अब ये जो पिंड होगा वो पृथ्वी से कुछ किलोमीटर ऊपर होगा, मान लीजिए मैं आधा किलोमीटर मान लेता हूँ, मान लीजिए मैं 1 किलोमीटर भी मान लेता हूँ, या मैं और को कम मान लेता हूँ, ज़्यादा मान लो 2 किलोमीटर मान लो। तो आप खुद सोचिए कि 6400 किलोमीटर के कंपैरिजन में जो 2 किलोमीटर दूरी है ना वो बहुत कम है, बहुत कम है। 2 किलोमीटर की दूरी 6400 किलोमीटर के कंपैरिजन में बहुत कम है। या आप ऐसे समझ लीजिए कि 6400 रुपए के कंपैरिजन में 2 रुपए की राशि बहुत कम है। यदि 6400 रुपए में 2 रुपए जुड़ जाएंगे तो आप क्या कहेंगे, मेरे पास 6402 रुपए हैं। आप तब भी कहेंगे मेरे पास लगभग 6400 रुपए हैं। यदि उसमें से 2 रुपए खर्च हो जाए तो भी आप कहेंगे मेरे पास लगभग 6400 रुपए हैं। यहाँ पे मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो पृथ्वी की सतह है वो ये है, यहाँ तक है, वो ये केंद्र है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है, यानी पृथ्वी की त्रिज्या, जो कि कितनी है, लगभग 6400 किलोमीटर है। अब ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कुछ किलोमीटर में होगी, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। उस स्थिति में ये जो 2 या 3 किलोमीटर की दूरी है वो 6400 किलोमीटर की अपेक्षा बहुत छोटी है। तो हम क्या कर सकते हैं आखिरकार, यानी 6400 किलोमीटर में अगर 2 किलोमीटर जुड़ जाएंगे तो हम 6402 लिखेंगे। हम इसको लगभग 6400 ही तो मान सकते हैं अभी भी कि ये 6400 ही है, या 2 घट जाएंगे तो भी इसको हम लगभग 6400 मान सकते हैं।
तो मतलब मेरा ये है कि जो पिंड और पृथ्वी के केंद्र के बीच की दूरी है वो भले ही पृथ्वी की त्रिज्या से कुछ ज्यादा है, लेकिन इसको हम पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या है 6400 किलोमीटर और ये जो बाकी की दूरी है वो कुछ किलोमीटर होगी, जो 6400 की अपेक्षा बहुत सूक्ष्म होगी। तो ये जो दूरी है जब जुड़ जाएगी तब भी इसका मान लगभग हम पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ले सकते हैं। उस कंडीशन में क्या होगा, पृथ्वी द्वारा इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाएगा और पिंड द्वारा पृथ्वी पर लगाया जाएगा, लेकिन ये पृथ्वी इसकी ओर नहीं खींचेगी, ये पिंड खींचेगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो पिंड के द्रव्यमान की तुलना में बहुत ज्यादा है, तो ये पिंड जो है वो पृथ्वी की ओर खींचेगा तो इसकी गति में एक त्वरण उत्पन्न होगा। तो मान लेते हैं वो त्वरण क्या है, स्मॉल g के बराबर, जिसे हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। न्यूटन का द्वितीय नियम कहता है F बराबर ma। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है, F बराबर ma। किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और उसकी गति में उत्पन्न होने वाले त्वरण के बराबर होता है। तो उस स्थिति में जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो बराबर हो जाएगा F बराबर mg। यहाँ पे m क्या है, इस पिंड का द्रव्यमान है, g क्या है, इस पिंड की गति में उत्पन्न होने वाला त्वरण है। तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा F बराबर mg। इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 1। अब जो न्यूटन का नियम है गुरुत्वाकर्षण के संबंध में F बराबर Gm1m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यदि इस नियम से हम देखें तो पृथ्वी और पिंड के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा कैपिटल G m1। m1 माने पहले पिंड का द्रव्यमान और पहला पिंड यहाँ पे क्या है, पृथ्वी, तो पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया me। m2 हो गया दूसरे पिंड का द्रव्यमान जो कि m डिवाइडेड बाई उनके बीच की दूरी। यहाँ पे इनके बीच की दूरी पृथ्वी की त्रिज्या से कुछ ज्यादा है, लेकिन हमने कहा कि ये जो दूरी है वो पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में जो ऊपर की दूरी है वो बहुत सूक्ष्म होगी। तो उस स्थिति में ये दूरी हम पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ले सकते हैं। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो दोनों समीकरणों में आप देखिए F यहाँ पे क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, तो ये जब लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा m इंटू जी बराबर g me m डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर। यहाँ m से m ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड में इसका गुणा हो रहा है, तो स्मॉल g बराबर हो जाएगा कैपिटल G m e डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर। ये जो होता है वो स्मॉल g और कैपिटल G में संबंध होता है। तो मेरा जो पहला पॉइंट है वो है स्मॉल g कैपिटल G में संबंध, तो वो हो गया स्मॉल g बराबर होगा कैपिटल G इंटू एम ई डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर। अब आता है स्मॉल g की गणना। तो स्मॉल g की गणना करने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए कि स्मॉल g की अगर हमें गणना करनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमें कैपिटल G की वैल्यू पता होनी चाहिए जो कि हमें होती है। हमें पृथ्वी का द्रव्यमान पता होना चाहिए जो हमें लगभग पता होता है कितना द्रव्यमान है, और पृथ्वी की त्रिज्या भी पता होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इन सब की वैल्यू यहाँ पे पहले लिखते हैं और फिर इसमें हम रख देंगे। तो ध्यान दीजिए कैपिटल G की जो वैल्यू है वो हमने आपको कल बताई थी 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, यानी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अगर हम इसको दशमलव के बाद में ये जो डेसिमल पॉइंट है एक अंक तक निकटतम मान ले लें तो ये हो जाएगा 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये तो हो गया गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान। अब बात करते हैं पृथ्वी के द्रव्यमान की। तो जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वो लगभग, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी की त्रिज्या, ये कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होते हैं, ये लगभग में लेने पड़ते हैं। तो जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वो लगभग कितना है, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, 6 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम, ये पृथ्वी का द्रव्यमान है लगभग में। ठीक है, अब बात करते हैं पृथ्वी की त्रिज्या की। तो जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो लगभग 6400 किलोमीटर है या 6380 किलोमीटर के आसपास है। तो हम इसको लिख सकते हैं 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। अब चूंकि यहाँ पे हम इसका मात्रक लेंगे किलोग्राम में और ये पूरा ऐसा ही सिस्टम है MKS में, तो इसका मात्रक हमें किलोमीटर से चेंज करना पड़ेगा, किसमें, मीटर में। तो कैसे चेंज होगा, तो ये हो जाएगा आपका लगभग 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। तो ये आपकी ME की वैल्यू हो गई, ये RE की वैल्यू हो गई और ये कैपिटल G की वैल्यू हो गई। तो अब हमें सब वैल्यू पता है, ये हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो स्मॉल g बराबर कैपिटल G 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11
इंटू एम ई कितना लेंगे 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई आर ई 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर, और ये चूंकि त्वरण है तो यहाँ मात्रक निकलेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो लगभग आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जी की क्या होती है, वैल्यू होती है। ठीक है, यानी कोई वस्तु को यदि हम ऐसे मुक्त रूप से ऊपर से गिरा देते हैं तो क्या होगा, पृथ्वी उसे खींचेगी, गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी, इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसकी गति में त्वरण उत्पन्न होगा, जिसे हम कहेंगे गुरुत्वीय त्वरण, जिसकी वैल्यू कितनी आती है, लगभग में आती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे आप चाहे तो कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, लगभग में इतनी वैल्यू आ जाती है। इसके बाद है मुक्त पतन के प्रभाव में गति, तो इसको भी समझ लेते हैं। मुक्त पतन का मतलब यह हुआ कि हमने किसी भी वस्तु को क्या किया है, स्वतंत्र रूप से ऐसे फेंका और गति करने के लिए छोड़ दिया, यानी उसकी गति कैसी है, बिल्कुल फ्रीली फॉलन है, मतलब वो अपने आप ही वस्तु पृथ्वी की ओर गिर रही है, उसके ऊपर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है, कोई उसको पकड़े हुए नहीं है। तो जिस समय कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तो क्या होता है, उस पर केवल एक बल कार्य करता है, जिसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, और उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो वस्तु का त्वरण होता है उसे हम कहते हैं स्मॉल जी, यानी गुरुत्वीय त्वरण। अब आप खुद सोचिए, से ये हमारी पृथ्वी है और कोई भी पिंड जब ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा तो इसकी जो गति का मार्ग होगा वो कैसा होगा, एक सीधी रेखा होगा, एक सीधी रेखा में ये वस्तु गति करेगी। मान लेते हैं कि जब इसने गिरना शुरू किया है, इसका कहीं पे प्रारंभिक वेग कितना है, u है, ठीक है, यानी कहीं से भी ले लिया मैंने कि इसका प्रारंभिक वेग कितना है, u है, और ये पृथ्वी तक आते आते कितना समय ले लेती है, t समय ले लेती है, और यहाँ तक आते आते इस वस्तु का वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है। यानी जब ये गिर रही है, शुरुआत में इसका वेग कितना है, u, और ये लगातार पृथ्वी की ओर एक सीधी रेखा में गिर रही है, इसका त्वरण कितना है, g, t समय बाद ये पृथ्वी के तल पर आ जाती है, और उस स्थिति में इसका जो अंतिम वेग होता है पृथ्वी से टकराने से पहले वो होता है v, क्योंकि टकराने के बाद तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पृथ्वी से टकराते समय इसका वेग है v, जो कि अंतिम वेग है, प्रारंभिक वेग u है, त्वरण g के बराबर है, समय कितना लगा t, यहाँ पे त्वरण एक समान होगा। अब देखिए गति के समीकरण हमने क्या पढ़े हैं, पहला समीकरण था v बराबर u प्लस at, v क्या है, अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण, t समय। यहां पर क्या बदला है, कुछ नहीं, सिर्फ त्वरण बदल गया, a की जगह क्या हो गया, g, तो हो जाएगा v बराबर u प्लस gt। अगर यही गति ठीक उल्टी हो, यानी हम वस्तु को क्या करें, ऊपर की ओर फेंकें, ये मान लीजिए u हो जाएगा प्रारंभिक वेग, और t समय बाद वस्तु यहां पहुंची और इसका अंतिम वेग कितना है, v है। त्वरण की दिशा तो हमेशा कहां होगी, ऊपर से नीचे की ओर होगी, क्यों, क्योंकि त्वरण एक सदिश राशि है, जिस दिशा में बल लगेगा उसी दिशा में त्वरण होगा। तो यहां पर आप समझेंगे कि त्वरण की दिशा कहां है, ऊपर से नीचे की ओर, और गति की दिशा नीचे से ऊपर की ओर। तो अगर हम त्वरण गति की दिशा में लेंगे तो हमें दिशा को विपरीत करना पड़ेगा, तो क्या होगा, इसका परिमाण ऋणात्मक हो जाएगा, -g हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v बराबर u माइनस gt। यहाँ पे समझेंगे, यदि वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है तो v बराबर u प्लस gt, क्यों, क्योंकि इस समय गति की दिशा और त्वरण की दिशा समान है, लेकिन जब नीचे से ऊपर की ओर जाएगी तो v बराबर u माइनस जी टी, क्यों, क्योंकि गति की दिशा और त्वरण की दिशा विपरीत है। ऐसे ही जो दूसरा समीकरण वो क्या है, वो है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें भी क्या होगा, जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरेगी तो हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए की जगह क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। तो s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। s क्या होगी, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी या विस्थापन। क्यों, यहाँ पे दूरी विस्थापन क्यों समान है, क्योंकि न तो गति की दिशा बदल रही है, ठीक है, एक ही दिशा में वस्तु गति कर रही है। तो चूंकि वेग और विस्थापन ये सदिश होते हैं, दूरी और चाल ये अदिश होते हैं, तो वेग और चाल ये उस सूरत में बराबर होते हैं जब गति की दिशा परिवर्तित ना हो। खैर, तो यहाँ पे हम दूरी को ऊंचाई भी कह सकते हैं, तो हम s को h द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो उस स्थिति में हो जाएगा h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अगर वस्तु नीचे से ऊपर जाएगी तो यही हो जाएगा h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर।
ठीक है। इसी तरीके से तीसरा समीकरण अगर हम देखेंगे तो तीसरा समीकरण क्या होता है, तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे क्या करना है, जो त्वरण है a उसको रिप्लेस करना है g से, और जो विस्थापन है उसको रिप्लेस करना है h से। तो उस सूरत में हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। कब, जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आ रही हो, और अगर नीचे से ऊपर जा रही है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। तो ये है मुक्त पतन के प्रभाव में गति, यानी जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो एक सीधी रेखा में गति करती है और उसका त्वरण एक समान होता है। तो उस स्थिति में ये सारे समीकरण जो गति के समीकरण हैं वो यहाँ पे लागू हो जाएंगे। अब बात आती है कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है, द्रव्यमान में और भार में क्या अंतर होता है। तो हमने आपको बताया था कि द्रव्यमान का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु के जड़त्व की माप। जड़त्व क्या है, वस्तु की प्रवृत्ति, कैसी प्रवृत्ति, जो चाहती है कि वस्तु उसी स्थिति में बनी रहे, वस्तु की वह प्रवृत्ति जो उसकी स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है, जड़त्व कहलाती है। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा उसकी अवस्था को बदलने के लिए, उसकी स्थिति को बदलने के लिए उतना ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो ये बात क्या बताती है, ये बात हमें ये बताती है कि इसका मतलब यह है कि जो वस्तु ज़्यादा द्रव्यमान वाली है वो अपनी स्थिति परिवर्तन का ज़्यादा विरोध कर रही है, उसका जड़त्व ज़्यादा है। तो द्रव्यमान होता है जड़त्व की माप, या दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि ये एक गोला है और ये 2 किलोग्राम द्रव्यमान का गोला है, तो 2 किलोग्राम क्या है, इस गोले को बनाने में हमने जो पदार्थ इस्तेमाल किया है, जो मटेरियल हमने लगाया है, उस पदार्थ की क्या है, मात्रा है या पदार्थ का परिमाण है। तो किसी भी वस्तु में जो पदार्थ होता है, देखिए हर वस्तु किसी न किसी पदार्थ से मिलकर बनी है, तो किसी भी वस्तु में जो पदार्थ की मात्रा होती है या जो पदार्थ का परिमाण होता है वो कहलाता है द्रव्यमान। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा द्रव्यमान से मतलब क्या है, द्रव्यमान से मतलब है पदार्थ की मात्रा या पदार्थ का परिमाण, यानी जिस पदार्थ से वो वस्तु बनी है। ठीक है, तो कोई भी वस्तु जितने पदार्थ से बनी होगी वो तो कभी बदलता नहीं है, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, कभी भी, चाहे तुम ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाओ, द्रव्यमान कहीं भी नहीं बदलता। अगर मैं कह दूं कि ये गोला 2 किलोग्राम का है तो पृथ्वी पे भी 2 किलो का है, आप चंद्रमा पे चले जाएंगे तो भी 2 किलोग्राम का ही है, आप दुनिया के किसी भी पिंड पर चले जाएंगे ये 2 किलोग्राम का ही रहेगा, इसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम ही रहेगा। अब बात करते हैं भार की। तो देखिए होता क्या है, ये हमारी पृथ्वी है और हमने आपको बताया कि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर क्या करती है, खींचती है, आकर्षण बल लगाती है। तो पृथ्वी किसी भी वस्तु पर जितना आकर्षण बल लगाती है वही होता है उस वस्तु का भार। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल है वो कितना है, F बराबर mg। तो mg क्या होता है, वस्तु का भार होता है। अगर ऐसा कैसे हमने बोल दिया तो आप समझिएगा थोड़ा। जैसे मान लेते हैं कि ये वस्तु यहाँ पर है और इसका द्रव्यमान है m, ठीक है। अब इसे पृथ्वी अपनी ओर खींचेगी तो इस पे कितना बल लगाएगी, mg। अब ये वस्तु जब पृथ्वी की सतह पर आ जाएगी तो फिर अंदर तो धसी नहीं चली जाएगी कि पृथ्वी खींच रही है भाई तो अब पृथ्वी के अंदर धसना शुरू कर देगी, ऐसा तो है नहीं। क्या होगा, ये जो पृथ्वी का सरफेस है वो इस वस्तु को यहीं पर रोक लेगा, अब ये अंदर नहीं जाएगी। रोकने का मतलब क्या है कि अब इस पर एक प्रतिक्रिया बल लगेगा। अभी तक क्या हो रहा था, ये जो वस्तु है, यानी मान लेते हैं गेंद है, सपोज कर लीजिए ये एक गेंद है, गेंद, ठीक है। गेंद का द्रव्यमान कितना है, m है, और इस गेंद पर जो पृथ्वी आकर्षण बल लगा रही है वो कितना लगा रही है, mg। और इस आकर्षण के कारण ये गेंद गिरते 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 पृथ्वी की सतह पर आ गई। तो क्या अभी सतह के अंदर भी धंस जाएगी, ऐसा तो होता नहीं है। तो क्यों नहीं धंसती है, उसका रीजन सुन लीजिए। ये है सतह, ये गेंद आ गई। अब क्या होगा, ये गेंद लगातार नीचे जाने का प्रयास कर रही है, क्यों, क्योंकि पृथ्वी इसको खींच रही है। तो इस पर अभी भी जो बल लग रहा है नीचे की ओर वो कितना है, mg। लेकिन होगा क्या कि जैसे ही ये बॉल इस सतह पर mg के बराबर बल डालेगी, ये सतह क्या करेगी, विपरीत दिशा में इतना ही बल लगा देगी, जैसे हम कहेंगे प्रतिक्रिया बल। तो ये जो प्रतिक्रिया बल होगा वो इस mg के बराबर होगा। तो जो भी प्रतिक्रिया लगती है किसी वस्तु के ऊपर पृथ्वी के द्वारा, उसी प्रतिक्रिया बल को कहते हैं वस्तु का भार। मतलब सीधा है कि अगर ये प्रतिक्रिया बल नहीं लगेगा किसी भी वस्तु पर तो उसको उस समय
भार कितना प्रतीत होगा? शून्य के बराबर। तो सीधी सी बात है, पृथ्वी द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है किसी वस्तु पर वो होता है mg, और जब वो वस्तु पृथ्वी की सतह पर आएगी, उससे टकराएगी, उसके बाद सतह द्वारा उस पर जो प्रतिक्रिया बल लगेगा वो भी इतना ही होगा mg, और यही प्रतिक्रिया बल जो होता है वो भार का हमें आभास कराता है। तो भार बराबर mg। तो आप समझ सकते हैं क्लियरली कि जो भार है, अगर हम किसी तरीके से मान लें कि तुरंत जीरो है, तो उस स्थिति में भार कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, भार जीरो हो जाएगा। लेकिन द्रव्यमान कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? द्रव्यमान एक अदिश राशि है, दिशा से कोई लेना देना नहीं है, ये पदार्थ की मात्रा को प्रदर्शित करता है। दुनिया के किसी भी पिंड पर चले जाएंगे, इसका जो द्रव्यमान होता है वो कभी बदलता नहीं है। जबकि भार जो होता है वो एक सदिश राशि है, इसकी दिशा कहाँ है? पृथ्वी के केंद्र की ओर। और भार सीधे सीधे त्वरण पर निर्भर करता है। अगर गुरुत्वीय त्वरण बदलेगा तो उस वस्तु का भार भी बदलेगा। तो सीधी सी बात है, हर एक पिंड का, चाहे चंद्रमा है तो चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण अलग होगा क्योंकि उसका गुरुत्वाकर्षण अलग है। बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण अलग है, वहां गुरुत्वीय त्वरण अलग होगा। हर पिंड का अपने एक अलग गुरुत्वाकर्षण होता है, जिसके कारण हर पिंड पर अलग गुरुत्वीय त्वरण होता है, और इसीलिए गुरुत्वीय त्वरण बदलेगा तो भार बदलेगा। तो अगर आप अलग पिंडों पर वस्तुओं को ले जाएंगे तो उस वस्तु का भार बार बार बदलेगा, लेकिन द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं चंद्रमा पे किसी वस्तु का भार कितना होगा। तो देखिए, हमने आपको बताया है कि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है सीधे सीधे वही भार के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे हम कहते हैं किसी वस्तु का द्रव्यमान m है और गुरुत्वीय त्वरण g है, तो उसका पृथ्वी पर जो भार होगा वो mg के बराबर होगा। देखिए, भार को हम लोग w से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने f की जगह w लिख दिया। तो किसी भी वस्तु का जो पृथ्वी भार होगा वो mg के बराबर होगा। यही वस्तु जब चंद्रमा पर ले जाएंगे तो फिर इसका भार कितना होगा। तो देखिए, अभी हमने आपको बताया है कि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो होता है g डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इस फॉर्मूले से देखेंगे तो क्या होगा? तो जो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण होगा वो हो जाएगा जी एम एम मतलब मास ऑफ मून डिवाइडेड बाई आर एम स्क्वायर। जहां अर्थ है वहां पर क्या हो जाएगा? अब मून हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा, और ये हो जाएगा चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण। यहाँ पे हम क्या करें, ये सारी वैल्यू रख देंगे। उस कंडीशन में क्या होगा आप देखिएगा, अगर हम क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण 2 मानते हैं, और 2 में 1 से डिवाइड करते हैं, यानी जी एम डिवाइडेड बाई करते हैं जी, तो क्या होगा? जी एम एम डिवाइडेड बाई आर एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई हो जाएगा जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर। क्या होगा? इसका मल्टीप्लाई ऊपर होगा, तो ये आपका बन जाएगा बराबर में जी एम एम मल्टीप्लाइड बाई आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई हो जाएगा जी एम ई मल्टीप्लाइड बाई आर एम स्क्वायर। यहाँ जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी एम डिवाइडेड बाई जी इक्वल्स टू एम एम डिवाइडेड बाई एम ई इंटू में आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर एम स्क्वायर। देखिए, हमने आपको पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है बता चुके हैं, और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है वो बता चुके हैं। जो चंद्रमा का द्रव्यमान है वो यहाँ पे लिखा हुआ है 7.36 इंटू 10⁻22 kg, और जो चंद्रमा की त्रिज्या होती है वो होती है 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर। अगर यहाँ पर हम ये दोनों वैल्यू रख देंगे तो कैलकुलेट करने पे जो लगभग में वैल्यू आती है वो आती है ये 1/6 के बराबर। यानी जो जी एम है, यानी जो जीएम है, यानी चंद्रमा की सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 हो जाएगा। जब गुरुत्वीय त्वरण 1/6 हो जाएगा तो भार जो वस्तु का होगा वो ऑटोमेटिकली वो भी 1/6 हो जाएगा। यानी अगर हमें कोई वस्तु लगती है कि पृथ्वी पर 60 किलोग्राम की है, महसूस होता है। देखिए, जो तुला होती है ना, जिसपे हम वस्तुओं को तौलते हैं, वजन तौलते हैं, एक्चुअली वो भार तौलते हैं। ठीक है, तो अगर हम वही वजन कहाँ तौले हैं? चंद्रमा पर, तो जो 60 किलो जिसका वजन आज हम निकाल रहे हैं वो केवल 10 किलो वहाँ पर निकलेगा। क्यों? क्योंकि जो चंद्रमा की सतह पर त्वरण है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 है। अब इसके आगे के जो टॉपिक हैं वो अगली क्लास में। आज